नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि फोन इन कार्यक्रम है, यानी कि इस कार्यक्रम में हम विशेषज्ञ मेहमानों से कृषि जगत से जुड़े हुए जो खास विषय होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन खासतौर पर आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं फोन लाइन के जरिए। जी हाँ, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हेलो किसान कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा के जो विषय हैं वो रहेंगे बागवानी योजनाएं और इसके साथ ही पॉली हाउस में सब्जियों की खेती। तो इन विषयों पर खासतौर पर आज हम चर्चा करेंगे, बागवानी योजनाएं और इसके साथ ही पॉली हाउस में सब्जियों की खेती। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061, यानी कि टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी बातचीत करें तो टीवी की आवाज बंद कर दें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें ताकि किसी तरह की रुकावट बातचीत में ना आए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर वाई.आर. मीणा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर वाई.आर. मीणा जो कि अपर आयुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। इसके साथ ही डॉक्टर प्रदीप कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान काजी जोधपुर से। डॉक्टर प्रदीप कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। तो बातचीत की यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम और बागवानी की योजनाओं की जहां तक बात है तो डॉक्टर मीणा जानना चाहेंगे कि जो किसान है हमारे बागवानी से जुड़े जो खेती है उस पर बहुत ज्यादा उनका रुझान है और इसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं भी नजर आती हैं। तो ऐसे में किस तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए? जी बिल्कुल। पहले हमारी लगभग 6 योजनाएं बागवानी विकास के लिए चलती थी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से। उन सबको एक साथ एकत्रित करके एक नई योजना का नाम दिया गया MIDH, यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, बागवानी का समन्वित विकास। तो बागवानी की अगर हम चर्चा करते हैं तो उसमें जैसे फलों की खेती, सब्जी, फूलों की खेती और ट्यूबर जो क्रॉप्स हैं, रूट्स एंड ट्यूबर यानी जड़ और कंदीय फसलें, मसाले हैं, इसके अलावा दवा और सुगंधी वाले पौधे हैं, मशरूम, बेम्बू, कोकोनट, कोकोआ, कैशू नट, ये सब उसमें आते हैं। यानी ढेर सारी फसलें बागवानी के अंतर्गत आती हैं। उनकी वैज्ञानिक तरीके से खेती करना, कम से कम क्षेत्रफल से अधिक उत्पादन लेना, गुणवत्ता का उत्पादन लेना जिससे किसान भाइयों को अच्छे दाम मिल सकें। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और बागवानी योजनाओं की अगर हम चर्चा करें तो किसानों को क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराना, प्लांटिंग मटेरियल यानी पौध और पौधे वो उपलब्ध कराना, किस तरीके से हम बेहतर कम से कम क्षेत्रफल से ज्यादा आमदनी ले सकते हैं, उसके लिए जैसे मॉडर्न हॉर्टिकल्चर या हाईटेक हॉर्टिकल्चर की हम बात करते हैं जिसमें डॉक्टर प्रदीप हमारे साथ हैं। पॉली हाउस की बात, तो ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी, इनमें किस तरीके से संरक्षित खेती हम कर सकते हैं जिससे कम क्षेत्रफल से ज्यादा पैदावार ले सकें, अगेती पैदावार ले सकें और गुणवत्ता के जो पौधे हैं, पौध खासकर सब्जियों की, वो हम उसमें तैयार कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में जब मौसम नागवार हो तब भी आप सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए प्रशिक्षण किसानों को, उनको अच्छी गुणवत्ता के बीज और पौध उपलब्ध कराना, वो सारी चीजें इसमें सम्मिलित हैं MIDH में। इसके अलावा जैसे ये हाईली पेरिसेबल है यानी जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, फल, सब्जी, फूल, तो इनको सलीके से कैसे हम किसान के खेत से और जो कंज्यूमर है वहां तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए कोल्ड चेन डेवलपमेट है, ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था जिसमें हम रेफ्रिजरेटेड वैन है, कोल्ड हाउस हैं, कोल्ड स्टोरेजेज हैं, वेयर हाउस हैं, और ये सब का प्रशिक्षण भी देते हैं। योजनाओं के तहत किसानों को अनुदान भी मिलता है। जो बागवानी से जुड़े हुए किसान हैं वो खेती करने के साथ साथ बाजार तक पहुंचाए, इस दौरान किसी तरह की उन्हें दिक्कत ना हो बल्कि प्रोत्साहन उनको मिलता रहे, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार की गई है और इन सभी पहलुओं पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर।
बागवानी के तहत फल, आलू सहित सब्जियों, कंदीय फसलें, मशरूम, कट फ्लावर समेत सजावटी पौधे, मसाले, रोपड़ फसलें और औषधीय एवं सुगंधीय पौधे आते हैं। बागवानी का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। बागवानी में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत फलों और सब्जियों का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साथ ही आम, केला, नारियल, काजू, पपीता और अनार आदि का शीर्ष उत्पादक देश भी है। इसके अलावा भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश भी है। अंगूर, केला, कसावा, मटर और पपीता आदि की उत्पादकता में भारत प्रथम स्थान पर है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई तरह के कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी खेती और किसानों को काफी सहायता प्रदान की गई है। वहीं बागवानी मिशन के तहत फलों, सब्जियों, मशरूम, मसालों, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू और बांस आदि का उत्पादन किया जाता है। साथ ही इनसे बने उत्पादों का विकास करना और उपभोग को बढ़ावा देना भी इस मिशन का उद्देश्य है। वहीं एकीकृत बागवानी विकास मिशन का किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए किस क्षेत्र में कौन सी फसल बेहतर ढंग से ली जा सकती है, इसके संबंध में किसानों को जानकारी तो दी ही जाती है, साथ ही प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे किसान या बागवान कम से कम खर्च और सीमित संसाधन में बेहतर उपज पा सकें। प्रशिक्षण में किसानों को प्रचलित फसलों से हटकर खेती करना सिखाया जाता है, जिसमें तकनीकी जानकारी के साथ साथ क्षेत्र विशेष के हिसाब से छोटी जानकारी दी जाती है। इस योजना के क्रियान्वयन के बाद से भारत में सब्जी और फलों के उत्पादन के साथ ही निर्यात का दायरा भी काफी बढ़ा है। जी हाँ, तो बागवानी योजना से जुड़ी हुई ये छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और अगले मेहमान का रुख करते हैं। डॉक्टर प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रदीप, पॉली हाउस में सब्जियों की खेती पर आपसे बातचीत हम करना चाहेंगे। ऐसे में जैसे कि हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, डॉक्टर मीना ने भी बताया हमें कि किस तरह से जो बागवानी है उसमें सब्जियां भी आती है और इनकी खेती भी किसान बड़े पैमाने पर करते हैं और इसके लिए काफी ज्यादा सुविधाएं भी दी जाती है और तकनीकों का अगर इस्तेमाल करें तो वो बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे में पॉली हाउस का अगर खास तौर पर जिक्र करें तो पॉली हाउस में खेती करने के क्या खास फायदे हैं किसानों को? देखिए, जैसा कि मीना जी ने अभी बताया, जो MIDH स्कीम है उसी स्कीम के तहत जो है चाहे वो 2 तरीके से आती है, किसानों तक पहुंचती है, उससे लाभ मिलते हैं। पॉली हाउस के अगर बात करें तो जिसमें है कि NHB के तहत नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, वो सब्सिडी और मुहैया कराते हैं किसानों को। दूसरा है कि राज्य सरकारों के तहत जो कृषि विभाग है, उद्यानिकी विभाग जो है हर जिले में, उनके तहत जो है 2 चैनल हैं जो डायरेक्ट जो है जिससे किसानों को प्राप्त होती है सब्सिडी। और रही बात इसमें फायदे की कि जैसे कि खुले खेत में जो हम उत्पादन करते हैं खासकर सब्जियों का, तो बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जो बाह्य कारक हैं, जैसे कि असमय ओला पड़ना, बारिश होना और बाहरी जो है वातावरण बहुत अनुकूल प्रतिकूल होना, जैसे कि सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी, गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी, और उसके अलावा बहुत सारे जैसे कि स्ट्रेक जो बर्ड्स होते हैं, जंगली पशु हैं, पक्षी हैं, उन सब का भी प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है खुले खेत में अगर करते हैं। तो इसी कारण देखेंगे कि अगर जो है दूसरे देशों की तुलना में अगर सब्जी उत्पादकता की बात करें, हमारे भारतवर्ष की बहुत कम है, जो कि 17 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास है, जबकि जो है वर्ल्ड की, विश्व की एवरेज देखेंगे तो वो जो है 20 के आसपास या उससे ऊपर है। तो हमारी उत्पादकता एक तो कम है। एक तो उत्पादकता हम बढ़ा सकते हैं, जो कि खुले खेत में जो सब्जी उत्पादन है उसकी 3 से 5 गुना कम, कभी कभी तो 10 गुना या उससे भी अधिक उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। इसमें बहुत अलग अलग जो है सिस्टम्स हैं, वो चाहे सॉइल बेस्ड अपने मिट्टी में है या जो है बिना मिट्टी के मृदा रहित हाइड्रोपोनिक्स है, अलग सिस्टम्स हैं। और इसमें दूसरा जो भी संसाधन है, चाहे पानी है और फर्टिलाइजर्स, खाद उर्वरक है, उनकी यानी कि उनकी जो इफिशियंसी है बहुत ज्यादा मिलती है। उदाहरण स्वरूप अगर हम एक किसान टमाटर खुले खेत में अगर उगाता है, करीब 250 से 300 लीटर पानी की जरूरत होती है, तब जाके 1 किलो टमाटर का उत्पादन होता है। और पॉली हाउस के अंदर एक किसान जो है
उगाता है टमाटर, तो 1 किलो टमाटर उगाने के लिए उसे 35 से 40 लीटर पानी की खाली जरूरत होती है। तो इस तरह से 70 से 80% तक पानी की उत्पादकता, पानी की बचत की जा सकती है। उसके अलावा पानी से ही, चूंकि उसमें खाद और उर्वरक दिए जाते हैं, उर्वरक खासकर जो घुलनशील तत्व होते हैं, और उनकी काफी बचत होती है क्योंकि ड्रिप से दिए जाते हैं और उनका नीचे भी बहके जाना पॉसिबल नहीं होता है, हम डेली और निश्चित मात्रा में देते हैं। तो ये जो है, तो काफी फायदे हैं पॉली हाउस में अगर सब्जियों की खेती करें, और किस तरह से करना चाहिए, इस तकनीक में कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है ताकि आप सफलतापूर्वक खेती कर सके, इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। पॉली हाउस में किसान बेमौसमी सब्जी लगाकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। इस प्रणाली के तहत पहले वातावरण को अनुकूल बनाया जाता है और इसके बाद सब्जी की फसल उगाई जाती है। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करके किसान खुले में खेती के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों से निजात पा सकते हैं। पॉली हाउस में खेती के कई सारे फायदे हैं, जैसे पॉली हाउस में खेती करने से फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी, पोषक तत्व, फसल उत्पाद और वातावरण की गुणवत्ता भी बढ़ती है, जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। पॉली हाउस का उपयोग नर्सरी तैयार करने के लिए भी किया जाता है। इसमें बेमौसम फूल गोभी, बंद गोभी, भिंडी, खीरा, टमाटर और परवल आदि सब्जियों की खेती की जा सकती है। पॉली हाउस बनाने में किसानों को खर्च अधिक पड़ जाता है, लेकिन बेमौसम सब्जी उत्पादन होने से कीमत 3 से 4 गुना अधिक मिल जाती है। पॉली हाउस में खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके जरिए किसान विपरीत परिस्थितियों या बेमौसम में भी खेती करके गुणवत्ता वाली फसल ले सकते हैं। जिन किसानों के पास कम जमीन है, वे भी पॉली हाउस में खेती कर सकते हैं। 1000 वर्ग मीटर जगह में पॉली हाउस बनाया जा सकता है और इसमें सभी तरह की सब्जियां लगाई जा सकती हैं। संरक्षित खेती करने से पहले मिट्टी और पानी की जांच जरूर कराएं और पॉली हाउस में खेती करने के लिए प्रशिक्षण भी जरूर लें। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मीना का एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी। बागवानी की योजनाओं के बारे में हम बात कर रहे थे डॉक्टर मीना, जिसमें आपने बताया था कि जो रोपण सामग्री है जो बहुत ही जरूरी होती है खेती के लिए, गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री, वो भी किसानों को इसकी सुविधा दी जाती है। खास तौर पर बात करें हम फूलों के बारे में या फिर बैम्बू यानी कि बांस के बारे में, ऐसे कई जो बागवानी की खेती है जिसमें रोपण सामग्री जो कि गुणवत्ता युक्त हो, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो मुनाफे की संभावना है किसानों को वो भी बनी हुई रहती है। तो ऐसे में किस तरह से उपलब्ध होता है किसानों को इस योजना के तहत रोपण सामग्री, इसके बारे में हमें बताइए। जी हाँ, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि कोई भी खेती हम करते हैं जी, चाहे बागवानी वाली फसलें हो या दूसरी, बीज की गुणवत्ता पर उसका पूरा आधार होता है, यानी बीज ही कृषि का आधार है जी। इसी तरीके से फल बागानों की अगर चर्चा करते हैं तो उसका जो प्लांटिंग मटेरियल है, यानी पौधे अच्छी गुणवत्ता के, जिन किस्मों को हम लगाना चाहते हैं उनकी सही किस्मों के पौधे हमें मिले, स्वस्थ पौधे मिले। इसके लिए बागवानी की जो हमारी योजनाएं है राज्य सरकारों के मार्फत ही चलती हैं राज्यों में, ठीक है, उनमें विशेष ध्यान रखा जाता है कि किसानों को सही गुणवत्ता के पौधे मिले। उसके लिए बागवानी की पौधशाला जो लगती हैं उनके लिए किसानों को या जो नर्सरी मैन हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है। अच्छा। उनको मदर प्लांट जो हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे वो अच्छी गुणवत्ता के पौधे तैयार कर सकें। और जब वो किसान पौधे तैयार करते हैं, जो प्रशिक्षित किसान हैं या युवा हैं हमारे, रोजगार के लिए जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है उसमें भी नर्सरी या पौधशाला को एक प्रमुख विषय मान के उनको स्किल ट्रेनिंग देके ट्रेंड करके और पौधे तैयार करवाए जाते हैं और उन पौधों को किसान जो लगाना चाहते हैं उनमें वितरित किया जाता है एक योजना के तहत। तो जो किसान पौधशाला में पौधे तैयार करते हैं उनको भी आमदनी होती है और फेलो किसान है हमारे जो साथी किसान, उनको सही रेट पर
और अच्छी गुणवत्ता के पौधे मिल सकते हैं। तो इसकी योजना के तहत जो हमारी राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, या हम कहेंगे बागवानी का जो एकीकृत या समन्वित विकास योजना है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उस योजना के तहत इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। तो ये है, और किसानों को जब प्रशिक्षण देते हैं उसी टाइम तय कर लिया जाता है वो किसान किस विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं। फलों का अगर बगीचा लगाना चाहते हैं तो कौन से फल, उनकी कौन सी किस्में उनके यहाँ बेहतर रहेंगी, उसी हिसाब से उनको पौधे दिए जाते हैं। और पौधों से पौधों की और लाइन से लाइन की कितनी दूरी रखनी है, ये सब प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है। तो कितने पौधे कितने क्षेत्र में लगने, वो सारी जानकारी किसान के पास होती है। पहले से वो अपना रेखांकन करके, गड्ढे खोद के, उसमें जो मिक्सचर है बराबर खाद उर्वरकों का, उसको डाल के रेडी होते हैं और सही समय पर उनको पौधे उपलब्ध करा दिए जाते हैं। जैसे डॉक्टर प्रदीप अभी चर्चा कर रहे थे पानी की, तो निश्चित तौर पर पॉली हाउस और इनमें पानी की काफी बचत होती है, लेकिन खुले में जो हम बागान लगाते हैं उसमें भी पानी की बचत हो, इसका सरकार ने पूरा ख्याल रखा है। इसलिए इस योजना के तहत वो जो माइक्रो इरिगेशन हम कहते हैं, जिसमें बूंद-बूंद सूक्ष्म सिंचाई, उसमें टपक सिंचाई विधि या सूक्ष्म सिंचाई, फवारा विधि, इन सब का प्रावधान रखा गया है। और फल बागानों के लिए बहुत फायदेमंद है वो, जरूरत के हिसाब से कम पानी से अच्छी गुणवत्ता की ज्यादा पैदावार। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मीना, यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। हमारे साथ कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। नारायण जी इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नारायण जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा। मेरी आवाज मिल रही है नारायण जी? जी मैम। जी, टीवी बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और फोन लाइन के जरिए बातचीत करें हमसे। अपना अपना सवाल पूछिए। यह सवाल है जी, यह गोभी की फसल करना चाहता हूँ। जी, गोभी, फूल गोभी, ठीक है। नारायण जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैम। अपना सवाल पूरा कीजिए। फूल गोभी की फसल लेना चाहते हैं, ऐसे में क्या सवाल है आपका? तो कैसे करें हम? ठीक है, संरक्षित खेती करना चाहते हैं क्या पॉली हाउस में? चलिए जान लेते हैं। डॉक्टर प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर प्रदीप बताएं कि क्या जो गोभी की फसल है उसकी संरक्षित खेती की जाए, क्या उसमें अच्छा मुनाफा रहता है? आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, मैं उनका प्रश्न समझ रहा हूँ। फूल गोभी की संरक्षित वातावरण में करने की जरूरत नहीं है, खुले खेत में कर सकते हैं और सफलतम रूप से कर सकते हैं जी। ये वैसे तो शरद ऋतु की फसल है, परंतु हमारे देश में काफी रिसर्च और शोध से जो है अभी साल भर इसकी खेती की जा सकती है। हर महीने के लिए हर अलग अलग किस्म है। तो ये जैसे कि नारायण जी शायद मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या सुझाव है कि आप अपनी एरिया के अनुसार आप जो है वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र से मिलिए। और अभी जैसे आप सितंबर में अगर प्लान कर रहे हैं, अगर आपको कहीं से नर्सरी से उपलब्ध पौध मिल जाए जो सितंबर में प्लांटिंग होती है, वो ले सकते हैं। अदरवाइज जो है ये सितंबर में के लिए जो किस्म है वो किस्म का बीज लेके नर्सरी, एक अच्छी नर्सरी अपनी तैयार करके बेड बना के, जिसमें नर्सरी अगर मिट्टी में करना चाहते हैं तो मिट्टी में क्यारी बनाएं जो करीब से 6 से 9 इंच जो है उठी हुई क्यारी हो और लगभग 1 मीटर चौड़ी, और लंबाई आवश्यकता अनुसार 3 से 5 मीटर 10 मीटर तक कर सकते हैं। और क्योंकि बारिश का मौसम है, इसको बचाने का प्रबंध करें ताकि तेजी से पानी गिरे तो उससे बचाव हो, तो इस तरह कर सकते हैं। दूसरा ये है कि संरक्षित वातावरण में अच्छी उत्तम गुणवत्ता वाली नर्सरी कर सकते हैं, जो कोकोपीट, वर्मीकुलाइट, परलाइट, नहीं तो जीएम प्लस जो अच्छे तरह से कोकोपीट आ रहे हैं वो पूरी तरह से पहले से ही उसमें इन्वेस्ट कोकोपीट होते हैं, उनको प्रो ट्रेज में भर के जो 98 सेल या 106 छेद वाली 124 छिद्र वाली आती है, वो करीब 1 इंच वाली डाया और 1 इंच जो है आपके उसका डेप्थ की, तो उसमें कोकोपीट में कर सकते हैं। और उसमें सभी जो पौध तैयार होगी वो यूनिफॉर्म होगी, बराबर होंगी और अच्छी गुणवत्ता वाली होगी। करीब 1 महीने में आपकी पौध तैयार हो जाएगी और उसके बाद आप
एक खेत तैयार करके उसमें लगा सकते हैं। ये बिल्कुल उचित समय है और अभी से लेके ये जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जो है लगाते रहेंगे। अलग अलग किस्म आती है, वो आपकी अभी की लगाएंगे तो 3 महीने बाद, फिर अगली जो है अगले महीने में लगाएंगे, तो उसी के अनुसार जो है आपकी किस्म चेंज होती जाएगी। खासकर ये ध्यान रखें कि जो किस्म लगा रहे हैं वो इस समय की, इस सीजन की हो। बिल्कुल। तो नारायण जी, मुझे उम्मीद है इन बातों का ध्यान रखेंगे आप और बहुत ही अच्छी और सफलतम खेती आप गोभी की कर पाएंगे। बहरहाल इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम बागवानी योजनाओं और इसके साथ ही पॉली हाउस में सब्जियों की खेती के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। गणेश वाडेकर जी महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश जी, स्वागत है आपका। गणेश जी, सबसे पहले आपसे हम गुजारिश ये करना चाहेंगे कि अपनी टीवी की आवाज बंद कर लीजिए, बातचीत में इससे देरी होती है, रुकावट आती है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो गणेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? गणेश जी, आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं बार बार कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में देरी हो रही है। जी गणेश जी, अपना सवाल पूछिए। गणेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, जी जी, सवाल पूछिए अपना। जी नमस्कार। अभी ये जो बागवानी जो कार्यक्रम है जो पॉली हाउस का, तो जी हेलो जी जी, सवाल क्या है? तो जो इसका जो हमें जो लेना है समझो गवर्नमेंट से, तो इसका कार्यालय कहाँ होता है डिस्ट्रिक्ट में? जी ठीक है, आइए जानते हैं डॉक्टर मीना। आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आपके नज़दीक में कोई ब्लॉक ऑफिस हैं, जैसे तहसील लेवल पर होते हैं, उनमें सहायक बागवानी अधिकारी मिलेंगे, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। बागवानी अधिकारी भी बैठते हैं ब्लॉक लेवल पर। और अगर जिला आपके नज़दीक है तो जिला बागवानी अधिकारी से आप मिलके, वहाँ पर ज़्यादातर उप निदेशक या सहायक निदेशक होते हैं बागवानी के, उनको संपर्क करें और क्या आप करना चाहते हैं उसकी चर्चा करें। उसी के हिसाब से आपको वित्तीय सहायता योजना के तहत मिलेगी और साथ में प्रशिक्षण कि आप उस योजना में भागीदार होने से पहले
ट्रेनिंग ले लेंगे जिसकी आपको कोई कीमत नहीं देनी होगी, मुफ्त में प्रशिक्षण की व्यवस्था है। और कितने पौधे लगेंगे, या आप सब्जी की अगर खेती करना चाहेंगे, कौन सी सब्जियां आपके क्षेत्र के लिए बेहतर होंगी, कौन सी उनकी किस्में होंगी, ये संपूर्ण जानकारी आपको बागवानी अधिकारी देंगे। प्रोजेक्ट बनेगा और आपके यहाँ उनके मार्फत जब फसल आप उगाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको अनुदान भी मिलेगा। और अगर आप बूंद बूंद सिंचाई विधि, पॉली हाउस, उनकी तरफ भी बढ़ना चाहेंगे तो उनके लिए भी प्रावधान है। बिल्कुल। तो गणेश जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर बात करना चाहूंगी मैं डॉक्टर मीणा आपसे मशरूम की खेती के बारे में। चूंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चल रहा है और लगातार ये जोर भी दिया जा रहा है कि आप आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें, स्वरोजगार से जुड़े और खुद अपने को ही नहीं आप आत्मनिर्भर बनाएं बल्कि दूसरों को भी अपने साथ जोड़े। तो ऐसे में जो मशरूम की खेती है वो इसमें एक अहम भूमिका निभा सकती है। ऐसे में जो घर की महिलाएं हैं वो भी काफी इससे जुड़ सकती हैं। तो ऐसे में मशरूम की खेती से अगर कोई जुड़ना चाहे तो किस तरह से बागवानी की योजना का लाभ वो उठा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मशरूम की खेती के लिए काफी प्रावधान रखे गए हैं इसमें। जी जी। आप मशरूम की जो यूनिट है वो बनाने के लिए उसमें अच्छी वित्तीय सहायता है। मशरूम का सीड बनाने के लिए अच्छा। उसके लिए भी प्रावधान है। तो कहने का मतलब उसके लिए भी आप अगर मशरूम की खेती करना चाहेंगे, प्रशिक्षण लेना जरूरी है। जी। प्रशिक्षण नजदीक में आप कृषि विज्ञान केंद्र में भी ले सकते हैं। और पूरी विशेषज्ञता अगर हासिल करना चाहते हैं तो सोलन हिमाचल प्रदेश में मशरूम का सेंटर है स्पेशली, तो वहां पर प्रशिक्षण ले सकते हैं। पहले से आप रजिस्ट्रेशन कराएं या बागवानी अधिकारी जो हैं आपके नजदीक में उनको संपर्क करें। कहाँ प्रशिक्षण होगा ये व्यवस्था वो कर देंगे जी। आपके घर के नजदीक भी हो सकता है, और अगर मान लो दूर जाना पड़े तो सरकार की योजना के तहत आपको कुछ खर्चना नहीं होगा। किराए भाड़े से लेकर रहने की, खाने की सारी व्यवस्था योजना के तहत हो जाती है। और फिर मशरूम की खेती के साथ साथ उसकी मार्केटिंग है जी, प्रोसेसिंग है, वो सब भी उसके क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। मशरूम का सूप है, मशरूम का अचार है, ड्राई करके मशरूम आप यूज कर सकते हैं सब्जी के लिए, खासकर सर्दी में तो काफी ये तमाम जो विधियां हैं ये भी उसमें प्रशिक्षण में वो जान पाएंगे। बिल्कुल। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त उपेंद्र जी बिजनौर उत्तर प्रदेश से। उनका सवाल ले लेते हैं। उपेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। माफ कीजिएगा, भूपेंद्र जी हमारे साथ है। जी भूपेंद्र जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। नमस्ते मैम। नमस्कार जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं केले की खेती करना चाहता हूँ, वो किस समय में लगता है और किस किस्म का पौधा होना चाहिए? जी, आप केले की अगर खेती करना चाह रहे हैं तो जैसे मैंने कहा ना, बागवानी अधिकारी जो आपके नजदीक में हैं, पूरे देश में बागवानी विभाग के अधिकारी हैं। हमारी केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं चलती हैं वो भी राज्य सरकार के बागवानी विभाग के माध्यम से चलती हैं। तो आप उनको संपर्क करें, वो आपको आप जो चाह रहे हैं उससे अधिक जानकारी देंगे। एक तो कौन सी किस्में आपके लिए अच्छी होंगी जी, उन किस्मों के बढ़िया पौधे आपको कहाँ से मिलेंगे, और अधिकारियों से मिलकर अगर आप खेती की शुरुआत करेंगे खासकर बागवानी में तो योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। बिल्कुल। अगर आप अधिकारियों के संपर्क में नहीं आएंगे, अपने ही बलबूते पर कहीं से कुछ खेती करना चाहेंगे तो उसमें आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा जी। इसलिए बेहतर होगा आप अपने नजदीक के बागवानी अधिकारियों को मिलें। ट्रेनिंग लेने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में है। आप कृषि विज्ञान केंद्र में बागवानी विशेषज्ञ होते हैं, उनको मिलें, वो भी किस्में भी बताएंगे और कहाँ से बेहतर पौधे मिलेंगे, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। बिल्कुल। और भूपेंद्र जी, खेती तो आप करते ही आ रहे हैं, जो पारंपरिक ज्ञान है वो तो है ही आपके पास, लेकिन जो आधुनिक तकनीकें हैं, जो आधुनिक विधियां आ गई हैं, अगर उसके बारे में भी आप जानकारी ले लेते हैं, बाजार की स्थिति को, मांग को समझते हुए अगर आप खेती करते हैं और उसके अनुसार आप उत्पाद देते हैं तो जाहिर तौर पर आपका मुनाफा भी बढ़ता है। ऐसे में जैसे कि डॉक्टर मीणा जी ने आपको सुझाव दिया है कि अधिकारियों से जरूर संपर्क करें और योजना का लाभ उठाते हुए खेती करें, इससे आपको काफी फायदा होगा। यहाँ पर मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर प्रदीप का भी, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रदीप, इससे पहले हमारे कॉलर ने जो आपसे सवाल किया था, मैं चाहूंगी कि उससे जोड़ते हुए ही मैं अपना सवाल पूछूं कि जब किसान किसी सब्जी की खेती पॉली हाउस में करना चाहता है तो वो किस तरह से तय करे कि किन सब्जियों का चुनाव उसे करना चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पर इसमें एक निवेश करना पड़ता है पॉली हाउस तैयार करने के लिए, अगर उसके अनुसार उसे मुनाफा ना हो तो ये एक अच्छा निर्णय नहीं होगा। तो ऐसे में आप क्या सुझाव देंगे कि किस तरह से सब्जियों का चुनाव करे, कौन सी सब्जियां बेहतर रहती है पॉली हाउस में?
पॉली हाउस में मुख्य रूप से जो है जो सब्जी की जाती है उसमें है खीरा, टमाटर, जिसमें टमाटर में साधारण जो बेल वाला टमाटर होता है, इंडिटरमिनेट टमाटर बोलते हैं, और उसके अलावा चेरी टोमेटो है जो सिटी के आसपास पेरी अर्बन एरियाज में करना सही रहता है, और फिर उसके बाद शिमला मिर्च है जिसमें हरी शिमला मिर्च है, रंगीन शिमला मिर्च है। ये मुख्य फसलें हैं। इनके अलावा किसान भाई जो है इसमें बीन्स भी कर सकते हैं, फ्रेंच बीन्स है, और जो पोल वाली होती है जो सीधी बढ़वार वाली होती है उनको आप ट्रेनिंग जैसे खीरे में करते हैं, टमाटर में करते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी पूसा संस्थान ने, हमारे ICR के पूसा संस्थान है दिल्ली में, वहां पे जो है करेले की ऐसी किस्म विकसित की गई है जो पॉली हाउस में ली जा सकती है, और जो है लौकी तोरी भी की जा सकती है जी। और खरबूजा अभी जो है शारदा मेलन खरबूजे की भी किस्म निकाली गई है पूसा संस्थान से, और इसके अलावा जो है वाटरमेलन जो है तरबूज है उसकी भी की जा सकती है। परंतु किसान भाई ये ध्यान रखें कि खीरे में ऐसा बीज आता है जो पार्थेनोकार्पिक होता है, मतलब उसमें जो है पॉलिनेशन या परागण की जरूरत नहीं होती है, और जो है उसमें बीज रहित होता है, और सारे के सारे फूल जो है मादा फूल आते हैं और सारे फल बनते हैं। तो खीरे में ऐसी किस्म उपलब्ध है। टमाटर में जो है किसान भाइयों को जो है पॉलिनेशन करने की जरूरत पड़ती है, खास बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में, जब जो है आपका फूल जो है उसमें से परागण आप नहीं झड़ते हैं, तो उनको हाथ से सेटिंग कर सकते हैं, हिला सकते हैं, या किसी वाइब्रेटर से आपको हिलाना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर प्रदीप, माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ेगा हमें, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल यहाँ पर हम ले लेते हैं। हरविंदर सिंह जी इस वक्त पटियाला पंजाब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी हरविंदर जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ, मैंने डॉक्टर मीना से जी डॉक्टर मीना जी से आप सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब, मैं पंजाब में रहता हूँ, मेरी एक जमीन है तमिलनाडु में जी। हाँ जी, विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट में है, और मैंने किसी से सुना है कि वहाँ अल्फांसो जो मैंगो है उसकी खेती अच्छी तरह से होती है बागवानी में जी। तो आई वाज डाउट कि ऐसा कुछ है, अगर है तो फिर मैं वहां जाके इसका कुछ करूं, जमीन को काम में लाऊं, वहां को बाग लगाऊं मैंगो का। तमिलनाडु में मैंगो तो हो रहा है, बिल्कुल हो सकता है अल्फांसो किस्म भी हो, मुझे पक्की इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में और भी कई राज्यों में अल्फांसो जो आम है उसकी खेती हो रही है, और आमतौर पर जहाँ दूसरे आम हो रहे हैं वहाँ पर अल्फांसो भी हो जाता है, कोई उसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। तो निश्चित तौर पर आपको जो आपके मित्र कह रहे हैं या जहाँ से जानकारी मिली है वो ठीक होगी, और आप उसको कंफर्म करने के लिए वहाँ के जो बागवानी अधिकारी हैं, आप अगर नेट पे देखेंगे तो वहाँ के जिस जिले में आपकी ज़मीन है वहाँ के जिला जो बागवानी ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, उनको एक बार फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं, वो आपको और भी जानकारी देंगे कि अल्फांसो की अगर खेती हो रही है तो वहाँ पर कहाँ से पौधे हमें उपलब्ध हो पाएंगे, और वहाँ पर भी आप योजना का लाभ ले पाएंगे, क्योंकि आपके नाम ज़मीन है तो उनके उसमें आप वहाँ के किसान माने जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आप बागवानी अधिकारी को जो आपकी ज़मीन है उस जिले के खासकर उनको संपर्क करें, योजना का भी लाभ लें, और उनसे जो पौधे हैं वो भी प्राप्त करें। बिल्कुल हरविंदर जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप संतुष्ट हुए होंगे। और इसी के साथ हेलो किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। चलिए ब्रेक हम बाद में ले लेंगे और चर्चा को यहाँ पर आगे बढ़ा लेते हैं, और एक बार फिर से मैं डॉक्टर प्रदीप का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर प्रदीप, जानना चाहेंगे कि किसान जो पॉली हाउस बनाना चाहते हैं तो सवाल ये उठता है कि कम से कम कितनी जमीन उनके पास होनी चाहिए पॉली हाउस के निर्माण के लिए, और कैसी लागत आती है इसमें? कम से कम जमीन की बात अगर करें तो उसका कोई ये नहीं है। किसान भाई, हमारे यहाँ एक मॉडल हमने 128 16 बाई 8 मीटर का भी बनाया है, तो 128 वर्ग मीटर से जैसे हम कहें तो शुरुआत कर सकते हैं किसान भाई, और इससे लेके 500 वर्ग मीटर, 1000 वर्ग मीटर, 2000 वर्ग मीटर, 4000 वर्ग मीटर, तो जो सब्सिडी है वो जो है शुरुआत होती है, मीना जी भी बैठे हैं, मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं, तो 1000 वर्ग मीटर से जो है इनको अगर अनुदान लेना है, सरकारी अनुदान, तो 1000 वर्ग मीटर शायद वहां से शुरू होगा,
और 1000, 2000 और 4000 वर्ग मीटर के अगर व्यवसाय के रूप में करना चाहते हैं तो किसान भाइयों को हम ये सलाह देंगे कि आप ट्रेनिंग ले पहले, और ट्रेनिंग लेके आप अगर सक्षम हैं तो आप जो है इसकी मल्टीपल यूनिट लगाएं, यानी कि एक यूनिट की बजाय आप 2-3 यूनिट या उससे ज्यादा लगाएं। और इसी से जुड़ा हुआ एक चीज और हम बताना चाहेंगे, अगर कोई किसान भाई पॉली हाउस लगाना चाहते हैं, नेट हाउस लगाना चाहते हैं, तो क्लस्टर में लगाएं। मतलब कि जो एरिया है वहां पे एक किसान भाई अगर अकेले लगाता है, वो 4000 वर्ग मीटर यानी कि 1 एकड़ भी लगाता है, 2 एकड़ लगाता है, तो उसके लिए जो है मुझे अकेले बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। अगर वहां सपोज 10 पॉली हाउस, 1-1 एकड़ के 10 पॉली हाउस पूरे गांव में 10 लोगों ने या 5 लोगों ने लगा रखा है, तो वहां पे जो भी सुविधाएं होंगी और जो क्लस्टर रूप से आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं, एक एफपीओ भी बना सकते हैं, और आप जो भी इनपुट्स हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हैं, चाहे वो सीड है, पेस्टिसाइड है, उनको बल्क में आप जो है परचेज भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा भी ले सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको, क्योंकि आजकल जो है ये चूंकि बहुत ही स्किल्ड जॉब है, तो बहुत सारे कंसल्टेंट भी हैं जो कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं अगर यूनिट ज्यादा है, या गवर्नमेंट के ऐसे अधिकारी हैं जो फ्रीक्वेंटली विजिट कर सकते हैं, एक ही जगह 10 लोगों को, 20 लोगों को सुझाव दे सकते हैं, और एक उनको लिंक के रूप में एक ग्रुप, व्हाट्सएप का ग्रुप या कोई ऐसा ग्रुप बनाए जिससे सारे लोगों को तकनीकी जानकारी मिलती रहे। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने सुझाव दिया है, इस पर भी हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका सवाल यहाँ पर हम ले लेते हैं। रचना जी इस वक्त देवास मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रही हैं। रचना जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? टीवी की आवाज बंद कर दीजिए रचना जी कृपया। टीवी की आवाज, एक मिनट, टीवी की आवाज बंद कर दो जी। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। हमारा प्रश्न है कि हाँ, टीवी की आवाज बंद कर दो। हाँ, हमारा प्रश्न है कि हमारा इंदौर में 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है, तो क्या हम उस पर खेती कर सकते हैं? जी, 1000 स्क्वायर फीट में मीना जी लेने के लिए लिया है हमने, मगर अब हम खेती कर सकते हैं? बिल्कुल, आप उसमें चाहें तो बहुत अच्छी एक पौधशाला लगा सकते हैं, और शहर है, क्योंकि इंदौर अच्छा शहर है, वहाँ पर आप ना सिर्फ फल के पौधे तैयार करें, फूलों के और सजावट वाले पौधे हैं वो भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आप कृषि विज्ञान केंद्र में या किसी नजदीक के जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें प्रशिक्षण ले लें, और या आप बागवानी अधिकारियों को संपर्क कर लें, आपको नर्सरी के ऊपर प्रशिक्षण मिलेगा। उसके बाद में पौधशाला आप लगा सकते हैं। जी। आप दूसरे और भी कई व्यवसाय हैं वो खेती संबंधी, प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं, छोटी मोटी ट्रेनिंग लेके, जिसमें जैम, जेली, अचार, चटनी, मुरब्बा कुछ भी बना के आप उसको अच्छे मुनाफे में और जो टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं उसमें एक चलन और भी बढ़ने लगा है कि हाइड्रोपोनिक खेती भी करने लगे हैं। डॉक्टर प्रदीप भी जुड़े हुए, मैं चाहूंगी कि वो भी अगर इस बारे में कोई जानकारी देना चाहें तो जरूर दे सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप, हाइड्रोपोनिक खेती भी आजकल कई लोग करने लगे हैं, तो क्या आप सुझाव देंगे इन्हें? बिल्कुल, अगर इनका इंदौर की सिटी पे अर्बन या पेरी अर्बन एरिया में है तो मैं यही सुझाव दूंगा। 2 चीज मैं मुख्य रूप से कहूंगा, एक तो नर्सरी जैसा कि मीरा जी ने कहा, दूसरा हाइड्रोपोनिक्स। ये दो चीजें, क्योंकि इंदौर एक अच्छा खासा बड़ा शहर है जहाँ पे विदेशी सब्जियां, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स में ये वर्टिकल फार्मिंग में जा सकते हैं, और उसके लिए इनको जो है एक ट्रेनिंग, आजकल बहुत सारे वेबिनार्स चल रहे हैं, उससे जुड़ सकते हैं। और उसके अलावा ये जो है पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में कई सारे ऐसे जो है प्राइवेट और सरकारी संस्थान हैं। पूसा में भी हमारा संस्थान है, हमारे यहाँ भी एक काजरी में भी जो है हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग पॉली हाउस पे इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ABI काजरी के तहत दे रहे हैं, जिसमें जो है हम पॉली हाउस, नर्सरी, वेजिटेबल ग्राफ्टिंग जो एक नया एरिया है जिसमें जो है उससे काफी उत्पादन, काफी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, और हाइड्रोपोनिक। तो उसमें जो है हाइड्रोपोनिक्स में भी आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट दोनों के लिए 2 अलग अलग ऑप्शन हैं। इवन जो किसी का गोडाउन अबेंडेंट पड़ा है उसके अंदर में भी की जा सकती है, लेकिन शहर में, क्योंकि जो है शहर से बाहर करेंगे और उनका जो है आपके यहाँ डिमांड एश्योर्ड होनी चाहिए, और इंदौर जैसी सिटी में ये बहुत बड़ा व्यवसाय, बहुत अच्छा व्यवसाय हो सकता है। बिल्कुल, तो रचना जी बहुत सारे विकल्प यहाँ पर आपके पास मौजूद है और काफी सुझाव आपको यहाँ पर हमारे दोनों विशेषज्ञों से मिल गया है, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप जरूर पहले प्रशिक्षण ले लेंगी और उसके बाद बेहतर तरीके से आप खेती कर पाएंगे और बहुत अच्छा इससे लाभ भी आपको होगा। बहरहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज हम इस कार्यक्रम में बागवानी योजनाओं के बारे में और इसके साथ ही पॉली हाउस में सब्जियों की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। खास मेहमान डॉक्टर वाई.आर. मीणा जी और डॉक्टर प्रदीप कुमार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अगर आप इस बीच सवाल पूछना चाहते हैं जो इन विषयों से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। बताएं हमें कि जो पॉली हाउस है उसके तहत किस तरह की संरचनाएं जो है वो तैयार की जाती है, किस तरह की जाती है और इनकी देखरेख किसानों को किस तरह से करनी चाहिए ताकि ये लंबे समय तक चलती रहे। पॉली हाउस की संरचना की बात करें तो पॉली हाउस एक ऐसा जो प्लास्टिक का बना होता है संरक्षित संरचना, जिसे पॉली हाउस कहते हैं। क्योंकि ग्रीन हाउस ब्रॉडर टर्म है। इंडिया में जो है भारतवर्ष में पॉली हाउस ज्यादा प्रचलित है जी। और इसी के अंतर्गत जो है नेट हाउस भी आता है, जो नेट का बना होता है उसे नेट हाउस बोलते हैं। ग्लास का बना होता है तो ग्लास हाउस, जो कि पहाड़ी एरिया में या यूरोप में वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा प्रचलन है, जहाँ पे बर्फ गिरती है। तो हमारे यहाँ के संदर्भ में पॉली हाउस एक व्यापक वर्ड है जी। तो इसकी लाइफ वैसे 15 से 20 साल होती है, जो इसमें जीआई वगैरह पाइप्स लगे होते हैं, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होता है। पॉलीथीन करीब 3 से 4 साल में हमें बदलनी होती है। और किसान भाई, सबसे बड़ा मुख्य बिंदु ये है, जब पॉली हाउस की खेती करने जा रहे हूँ तो सबसे पहले जहाँ पे खेती करने का प्लान है वहाँ की मिट्टी और पानी अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए, उसका टेस्ट कराएं। और उसके साथ ही जो है अप्रोच रोड होनी चाहिए वहाँ पे, ताकि जो है जो भी वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको मार्केट तक ले जा सके। और मार्केट के आधार पर सब्जियों का चुनाव करें। 90% अनुमान के तहत 90% तक लगभग जो है हिंदुस्तान में हमारे सब्जियों में अगर बात करें तो खीरे का होता है उत्पादन। 10% करीब जो है 8% टमाटर, फिर शिमला मिर्च है। और उसकी बात जो है सबसे जो आवश्यक चीज है वो ट्रेनिंग जरूर ले किसान भाई, तब करें। और इसमें एक चीज भ्रांति है या सत्य भी है कि सक्सेस और फेलियर पॉली हाउस में ये दोनों सुनने को मिलता है एक साथ। तो मैं यही कहता हूँ, अगर जो है 25 किसान किसी एरिया में कर रहे हैं, अगर उसमें 5 या 10 किसान सक्सेसफुल है, बाकी फेलियर है, तो हम ये कहते हैं कि पॉली हाउस वेंचर खराब नहीं है। तो उनका मैनेजमेंट मेजर इश्यू है, जो कि किसान लगाने के पहले ध्यान नहीं देते और वो बाद में जो है तो किस तरह से प्रबंधन करना चाहिए, कौन सी चुनौतियां सामने आ सकती है, इसके बारे में आगे हम आपसे जरूर बातचीत करेंगे। एक कॉलर इस बीच जुड़ गए, इनका सवाल यहाँ लेते हैं। अभिनय जी ओडिशा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका अभिनय जी, पूछिए अपना सवाल। थैंक यू मैडम। मैडम मेरा क्वेश्चन था
कि पॉली हाउस और ग्रीन हाउस ये दोनों में डिफरेंस क्या है और मिनिमम कितने जमीन में हम पॉली हाउस और ग्रीन हाउस कर सकते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी इसके लिए है क्या? जी ठीक है डॉक्टर प्रदीप, अभी आपने इसका जिक्र किया, आप और थोड़े विस्तार से समझा दें और इसके साथ ही बताएं कि इसमें सफलता हासिल हो इसके लिए क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें जैसे कि उनका प्रश्न था ग्रीन हाउस एक ब्रॉड टर्म है जो ग्रीन हाउस कॉन्सेप्ट से लिया गया है, जिसमें शॉर्ट वेव रेडिएशन अंदर आता है किसी भी संरचना जो पारदर्शी जो है, चाहे प्लास्टिक हो या ग्लास हो या कोई नेट, और उसके अंदर से वो जब एक अपने जमीन पे पड़ता है तो वो उसकी गति जिस गति से आता है शॉर्ट वेव तो लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो रेडिएशन जो है ब्लैक बॉडी यानी कि बॉडी से टकरा के वो शिथिल हो जाता है, तो वो वापस नहीं जा पाता है और वहां पे एक गर्माहट का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है एक मोटी भाषा में। तो नॉर्मली इसी कॉन्सेप्ट पे पहले ग्रीन हाउस बनते थे। इसका कहीं तात्पर्य नहीं है कि हरा है तो इसलिए ग्रीन है, क्योंकि ग्रीन हाउस कॉन्सेप्ट ग्लास हाउस से स्टार्ट होती है, ग्लास का बनता था। पॉलीथीन 1930 के दशक में जो है आपकी आ गई, उसके बाद से प्लास्टिक का बनने लगा जो सस्ता था, तो पॉली हाउस हो गया। अभी जो है पॉली हाउस में भी जो है आपके शीट्स वाले आते हैं जो एक्रिलिक या FRP शीट्स के बनते हैं, वो भी जो ड्यूरेबल होते हैं। फिर नेट भी आने लगे ऐसे कि जो है वो नेट हाउस बनने लगा। अब रही बात मिनिमम एरिया की, तो मिनिमम जैसे मैंने बोला 100 स्क्वायर मीटर एरिया से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप जो है एक छोटी नर्सरी बना सकते हैं, उससे आगे। लेकिन अनुदान की बात, सरकारी अनुदान की बात अगर करते हैं तो जिसमें सब्सिडी वो आपको 1000 वर्ग मीटर से शुरू होती है। तो 1000 वर्ग मीटर का अगर पॉली हाउस बनाएंगे, नेट हाउस बनाएंगे, तो उसमें सब्सिडी आपको 50% नॉर्मल किसान को, और SC/ST हैं उनको जो है 70% तक सब्सिडी अवेलेबल है। तो उसमें जो है NHB और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू दो तरीके हैं जिससे आप जो है आप सब्सिडी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। सफल बनाने के लिए जैसे मैंने बोला, सबसे आसान तरीका 10 सक्सेसफुल फार्मर से आप मिलिए जो पॉली हाउस रन कर रहे हैं, 10 फेलियर से दोनों का आकलन करिए कि आप कितने सक्षम है। वो फेल हुए तो क्यों फेल हुए, और जो सफल है तो क्यों सफल है। जब दोनों लोगों की एनालिसिस करेंगे तब आप एक्सपर्ट के पास जाइए कि साहब हमारी ये काबिलियत है, हमारा ये जो है उद्देश्य है और हमारी ये ताकत है, हमारे पास ये संसाधन है, अब हम इसको लेकर चलते हैं तो क्या संभावनाएं हैं। तो उसके आधार पर जो एक्सपर्ट है वो आकलन करेंगे, तब आपको जो सुझाव देंगे वो उचित सुझाव होगा। इसी पर मैं चाहूंगी कि डॉक्टर मीणा की भी राय हम ले लें। डॉक्टर मीणा बताएं हमें कि ये जो एकीकृत बागवानी विकास मिशन है, इसके तहत संरक्षित खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे में अब तक का अनुभव क्या बताता है, चुनौतियां खासतौर पर क्या आती है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसानों को? नहीं, बिल्कुल जैसे डॉक्टर प्रदीप ने समझाया, ये काफ़ी बड़ी तादाद में आजकल हमारे यहाँ ग्रीन हाउस, पॉली हाउस या जो भी हम संरक्षित खेती कहते हैं, इसके विभिन्न तरह के स्ट्रक्चर्स अलग अलग राज्यों में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। सरकार काफी इसको बढ़ावा दे रही है योजना के तहत। सब्सिडी भी क्या अलग अलग होता है, किस तरह से सब्सिडी जो इसके स्ट्रक्चर हैं उनमें क्यों खर्चा भी कम ज्यादा होता है, तो उसी के हिसाब से सब्सिडी भी कम ज्यादा होती है। क्या राज्यों के हिसाब से भी इसमें अंतर है या फिर कई राज्य अपनी तरफ से भी थोड़ा सा सब्सिडी बढ़ा देते हैं। तो उसमें बाकी आमतौर पर जैसे प्रदीप जी बता रहे हैं वही हिसाब है, मेजरमेंट के हिसाब से आप कितना बड़ा लगा रहे हैं 1000 के बाद में, तो उसी हिसाब से लगभग 4000 स्क्वायर मीटर तक का जो भी है वो मिलता है अनुदान उस पर, और बढ़ावा दे रहे हैं। प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, और खासकर जैसे प्रदीप जी ने यह भी कहा ग्रुप में हम आजकल फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस जिनको FPOs बोलते हैं, कृषि उत्पादक संगठन जिसको बोलते हैं, बिल्कुल, तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। उसका यही कारण है कि किसान अगर संगठित होकर एक जगह ये खेती करते हैं या कोई भी दूसरी खेती करते हैं, तो उनमें एक तो बाजार में जो बेचने की अपनी ताकत है, नेगोशिएट करने की, मोल भाव करने की, वो बढ़ जाती है। और बड़ी बड़ी कंपनियां उनके खेत से खरीदने लगती हैं, उनको कहीं जाने की भटकने की जरूरत नहीं होती, दाम भी अपने हिसाब से फिक्स करा सकते हैं, और उनको फिर कोई झंझट नहीं रहता वहाँ खेत पर। जैसे सामूहिक प्रयास किसी भी मामले में करते हैं तो उसमें चुनौतियां जो है वो कम हो जाती है, और जो एकता है उसकी जो बल है वो कहीं ज्यादा कारगर होती है। डॉक्टर मीणा, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के उनका सवाल यहाँ लेते हैं। पंकज जी मेरठ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ है। पंकज जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। जैसे आज का ये टॉपिक है हॉर्टिकल्चर या अपनी
जी इसके पॉली हाउस में खेती। जी बिल्कुल जी। मेरा सवाल है डॉक्टर मीना से कि अगर हम डबल रूट स्टॉक लगाते हैं, डॉक्टर मीना इसको एड्रेस कर दें या डॉक्टर प्रदीप? अच्छा ठीक है। अगर क्योंकि जो फ्रूट क्रॉप्स होती हैं उसमें टाइम लगता है उसको बढ़ने में, 3 से 4 साल लगते हैं या 5 साल लगते हैं। अगर हम डबल रूट स्टॉक लगाते हैं तो क्या वो ड्यूरेशन कम हो जाएगी? नहीं, डबल रूट स्टॉक से ड्यूरेशन कैसे कम होगी इसका मुझे नहीं आइडिया, लेकिन क्योंकि अब रूट स्टॉक हर एक पौधे के लिए अलग अलग तरह के आते हैं, किस एरिया के लिए कौन सा सुटेबल रहेगा, मिट्टी क्या वहाँ सैलिनिटी है या इस तरीके के फैक्टर काम करते हैं उसमें। किसी खास फसल के लिए पूछना चाह रहे हैं क्या आप पंकज जी? हाँ, अगर हम अमरूद में करते हैं, अच्छा, अमरूद या अनार में, और बाकी सब फैक्टर सेम है, मैं जो जानना चाह रहा हूँ ये कि हम क्या ड्यूरेशन किसी तरीके से कम कर सकते हैं? 3 साल 4 साल के बजाय हम उसको 1.5 या 2 साल में कर सकते हैं फ्रूटिंग? अच्छा डॉक्टर प्रदीप जी। देखिए, आपका प्रश्न बड़ा एम्बिशियस सा क्वेश्चन है। इसमें जो है रूट स्टॉक की सप्लाइंग साइन पे भी बहुत डिपेंड करती है। एफिशिएंसी उसकी बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं कि डबल कर देंगे तो इससे फिर उससे बॉटलनेक आ जाएगा। और दूसरी चीज आप जैसे बात कर रहे हैं अनार की, अनार में पोमग्रेनेट में जो है अभी रिसर्च चल रहे हैं, अनुसंधान चल रहा है अभी रूट स्टॉक्स की खोज का। अभी अनार जो है आप इस सीजन में लगाइए, आपको इसी सीजन में फूल आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर 1 साल के अंदर में फल आपको मिलेगा, लेकिन पौधा चूंकि कमजोर होगा इसलिए हम लोग कम से कम 2 साल तक मना करते हैं अनार के केस में। तीसरे साल आप कॉमर्शियल प्रोडक्शन ले सकते हैं। और इसकी विस्तृत जानकारी अगर लेनी है तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे इसके विशेषज्ञ हैं, हम आपको डिटेल में जो है आपको बता सकते हैं। रूट स्टॉक पे भी काम हो रहा है हमारे यहाँ भी और शोलापुर में भी। और अमरूद के बारे में यही बात है कि अमरूद के बारे में भी उसमें जो है प्रोपगेशन का जो भी टेक्निक्स है वो जो है रूट स्टॉक से अभी आ गया है, रूट स्टॉक से हो रहा, नो डाउट। इसमें ग्रोथ अमरूद में थोड़ी सी स्लो है, परंतु जहां ये प्रश्न है 2 रूट स्टॉक का, उसमें इनकम्पेटिबिलिटी का इशू आ सकता है। 2 बिगरस स्टॉक्स लेंगे तो साइन पे उसका इफेक्ट पॉजिटिव हम सोच रहे हैं, लेकिन वो बहुत मतलब दूसरे तरीके से विपरीत भी पड़ सकता है। ये एक रिसर्च इशू है, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन हाईलाइट किया है, ये एक रिसर्चेबल इशू है। बिल्कुल। और डॉक्टर प्रदीप, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है हमारे किसान साथियों के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और डॉक्टर मीना, चलते चलते बहुत ही संक्षेप में जानना चाहेंगे कि बागवानी योजनाओं का लाभ किसान अगर लेना चाहते हैं तो आप चलते चलते उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। बागवानी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना। आप अपने नजदीकी बागवानी अधिकारी से संपर्क करें, योजनाओं की आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जो भी आपके रुचि का क्षेत्र है, जिस फसल में भी आप रुचि लेना चाहें, आपको उसका प्रशिक्षण मुफ्त में मिलेगा। आपको कृषक भ्रमण योजना के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में दिखाने के लिए भी ले जाया जा सकता है, और फिर पूरी मदद के साथ आपको बागवानी का जो भी आप शुरुआत करना चाहें, चाहे वो संरक्षित खेती करना चाहें, फलों की बागवानी करना चाहें, सब्जियों की करना चाहें, या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जुड़ सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट खासकर क्योंकि ये बहुत ही पेरिशेबल है बागवानी की फसलें, तो कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी खेत से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए भी इस योजना के तहत कई सारे प्रावधान है। रेफ्रिजरेटेड वैन है, कोल्ड चेन है, वेयर हाउसेस हैं, तो उन सब का भी लाभ आप ले सकते हैं। डॉक्टर मीना, आपने भी बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। तो विस्तार से जाना आपने आज कि किस तरह से आप पॉली हाउस में सब्जियों की बहुत ही बेहतरीन खेती कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं, और बागवानी से जुड़ी काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, जिनका लाभ आप उठा सकते हैं और अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको कल के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल के विषय होंगे पशुओं की देखभाल और मुर्गी पालन। इन विषयों पर कल विस्तार से चर्चा होगी। अगर इनसे जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो हमारे कल के कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा पशुपालन या फिर कृषि से जुड़े हुए जो आपके सवाल है वो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर।
या फिर आप फेसबुक पेज पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हिंदी में आप टाइप करें हेलो किसान और इसके साथ ही जो हेलो किसान कार्यक्रम का फेसबुक पेज है वो खुल जाएगा, उसमें भी आप अपने सवाल लिख सकते हैं। इसके साथ ही दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं आप और सवाल दर्ज करा सकते हैं। और इसके साथ हेलो किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। कल की कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।